हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का एनसीईआरटी की बुक में गिवन टॉपिक वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे। ये इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो इसके पहले तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमने पढ़ा था फॉर कांस्टेंट फोर्स। किसके लिए पढ़ा था? कांस्टेंट फोर्स। लेकिन डेली लाइफ में जो कांस्टेंट फोर्स है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जनरली जो वेरिएबल फोर्स है वही रहता है, डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है। डेली लाइफ में जनरली हमें कौन सा फोर्स देखने को मिलता है? वेरिएबल फोर्स। जैसे सपोज करो कि आज मेरे पापा की कार, ऐसे तो कार है नहीं, सपोज कर लो कि जो कार है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे वो कहा कि ज़रा ये सब पुश कर दो। तो मैंने कार को पुश किया। अब मैंने कार को पुश किया तो मैं उस पर कुछ फोर्स लगा रहा था। अब मैंने फोर्स लगाया, फिर मैंने मेरे छोटे भाई को बुला लिया, उसने भी फोर्स लगाया। तो अब हम दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे, तो फोर्स चेंज हो गया। अब हम दोनों फोर्स लगा रहे, इतने में उधर से मेरा फ्रेंड आ गया, तो मैंने उसको भी कहा तू भी भाई थोड़ा सा धक्का लगा दे, तो उसने भी फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो और फोर्स चेंज हो गया। फिर थोड़ी देर तक हम फोर्स लगाते रहे, उसको पुश करते रहे, इतने में मेरे छोटे भाई को कॉल आ गया तो वो चले गया। तो अब फिर से फोर्स क्या हो गया? चेंज। तो बार बार फोर्स क्या हो रहा है? चेंज। मतलब फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। तो इसलिए हमने कहा कि जो डेली लाइफ में है, डेली लाइफ में जनरली कांस्टेंट फोर्स नहीं होता है। फोर्स कैसा होता है? वेरिएबल। जैसे कि ये जो वॉल है, इस वॉल का अगर मैं पुश करूंगा तो शुरू में तो मैं बहुत फोर्स लगाकर उसे पुश करूंगा, लेकिन जब जैसे जैसे मैं टायर्ड होते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा फोर्स भी क्या होते जाएगा? डिक्रीज। तो डेली लाइफ में कांस्टेंट फोर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। हमें कौन सा फोर्स देखने को मिलता है? वेरिएबल फोर्स। तो अगर कहीं पर वेरिएबल फोर्स है तो वो वेरिएबल फोर्स कितना वर्क डन करेगा और उसका वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। तो सपोज करो हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। दो एक्सिस है हमारे पास, एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने क्या किए? दो एक्सिस बना लिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन सा एक्सिस है? बोलो जल्दी से, कौन सा एक्सिस है? ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। और वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स। वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स। और एक्स एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन। कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हमने किस पे रिप्रेजेंट किया? वाई एक्सिस पर। और वो फोर्स कितना है? एफ एक्स। एफ एक्स का मीनिंग क्या है? कि जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। एफ एक्स का मीनिंग क्या हुआ? कि जो फोर्स है वो पोजीशन का फंक्शन है। एफ एक्स कहीं पर लिखा है, अगर मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें पता होगा एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है। कि जो फोर्स है वो, जो एफ है वो किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब एफ जो है वो एक्स पर डिपेंड करता है। एफ जो है वो एक्स पर डिपेंड करता है। मतलब अगर एक्स चेंज होगा तो एफ भी चेंज होगा। अगर एक्स चेंज होगा तो एफ भी चेंज होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया। ये मैंने बनाया एक ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को। ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स को। तो देखो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, ये क्या है? कर्व है। तो कर्व ये क्या बता रहा है हमें? कि देखो यहाँ पर फोर्स कुछ कम था, फिर धीरे 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 फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स क्या हो रहा है? चेंज। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, इस पॉइंट के लिए ये फोर्स इतना था, इस पॉइंट के लिए अगर बात करूँ तो फोर्स इतना हो गया। तो सपोज करो यहाँ पर है 1 न्यूटन, यहाँ है 2 न्यूटन, यहाँ 3 न्यूटन, यहाँ 4 न्यूटन। तो इस पॉइंट के लिए फोर्स कितना था? 3 न्यूटन। इस पॉइंट के लिए फोर्स कितना हो गया? 4 न्यूटन। ये हमने कंसिडर कर लिया। तो फोर्स यहाँ पर क्या है? वेरिएबल फोर्स है, फोर्स
चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? जैसे जैसे हम यहाँ से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज हो गई। हमने कंसिडर कर लिया ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, एक्स आई, और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स एफ। ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स आई से, और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स एफ से। तो इनिशियल पोजीशन पर इतना फोर्स लग रहा था, और ये जो फाइनल पोजीशन है इस पर इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? अब मुझे निकालना है कि इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया। मुझे क्या निकालना है कि इस वेरिएबल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो हम ये जो फोर्स है यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोई जगह पर मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर स्लैब कट कर लिया। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर स्लैब का ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल एक्स से। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, डेल एक्स से। और हमने ये कंसिडर कर लिया कि ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ये इतना छोटा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो फोर्स है वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है। जो फोर्स तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज। लेकिन हमने ये कंसिडर किया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतना सा डिस्प्लेसमेंट है कि इस टाइम जो फोर्स लगा, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पर जो फोर्स लगा वो अप्रोक्सीमेट क्या है, कांस्टेंट। कि यहाँ से यहाँ तक जाने में तो फोर्स चेंज हो रहा है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, सपोज करो 0.00001 मीटर अगर हम आगे बढ़े, तो थोड़ा सा आगे बढ़ने में जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहेगा। तब वर्क डन कितना आ जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा हमारा, हमें पता है वर्क डन, उस छोटे से वर्क डन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी डब्ल्यू से। तो छोटा सा वर्क डन कितना रहेगा, छोटा सा फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने क्या निकाला, इस इतने से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में ऑब्जेक्ट पर हमने कंसिडर कर लिया कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ। वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, एफ एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एक्स। तो वर्क डन हमारा कितना हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर वो कॉस थीटा वाली चीज़ें हमने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, हमने कंसिडर कर लिया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को, इस जो हमारा एरिया है यहाँ पर हमने एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्लैब लिया, ऐसे ही यहाँ पर हम एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्लैब ले सकते हैं, ऐसे यहाँ पर हम एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्लैब ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्लैब में इस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया। ऐसा हम कैसा स्लैब लेंगे, रेक्टेंगुलर, बिल्कुल रेक्टेंगल बनना चाहिए। तो वो जो रेक्टेंगल का जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा, ये क्या है, फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है उसका हाइट, या हाइट यूँ कहे, या उसकी लेंथ। तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। तो लेंथ किसके इक्वल है, फोर्स के। लेंथ मतलब वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स, और एक्स एक्सिस पर उसकी क्या है, ब्रेथ, और ब्रेथ किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या यूँ कहे लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो किसके इक्वल रहेगा, वर्क के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के एरिया को बहुत सारे छोटे क्या करें, रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दे, तो उन सभी रेक्टेंगल्स का जो एरिया का सम है, तो टोटल वर्क डन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा किसके, F1 x डेल एक्स प्लस F2 x डेल एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इन सभी का जो वर्क डन है, तो फर्स्ट वाले का हमने कंसिडर कर लिया कितना है, F1x डेल एक्स, सेकंड वाले का क्या है, F2x डेल एक्स, थर्ड वाले का है क्या है, F3x डेल एक्स। इस टाइप से हमने सभी को ऐड कर दिया। तो अगर सभी को ऐड कर देंगे तो वो अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अप्रोक्सीमेट इक्वल, किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा, टोटल वर्क डन के। अप्रोक्सीमेट क्यों कहा है हमने, क्योंकि देखो यहाँ पर जब मैंने रेक्टेंगल लिया तो ये ऊपर का ये जो इतना सा एरिया है ये बच गया। यहाँ पर जब हम रेक्टेंगल लेंगे तो यहाँ ऊपर का जो इतना सा एरिया है, क्योंकि ऊपर तो ऐसा कर्व है, तो ये कर्व तो नहीं ले सकते, हमें तो क्या लेना पड़ेगा, रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर का इतना सा एरिया क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, जो टोटल वर्क डन है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा किसके, सभी रेक्टेंगल्स के एरिया के इक्वल।
और सभी रेक्टेंगल का एरिया मतलब F1x dx प्लस F2x dx हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर इतने में फोर्स कितना लगा F1x, और उसका जो उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ तो हमने सभी जगह किसी लिए सेम कितनी लिए डेल एक्स, इसकी भी ब्रेथ कितनी है डेल एक्स, इसकी भी ब्रेथ कितनी है डेल एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम सभी डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स ब्रेथ वाले फोर्स और एरिया को अगर मल्टीप्लाई कर दे, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके इन सभी को अगर ऐड कर दे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट टोटल वर्क डन आ जाएगा। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं वर्क डन अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा। इन सभी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसी को हम लिख सकते हैं समेशन। ये किसका साइन है, समेशन का। समेशन का मतलब क्या होता है, सभी को हम सम कर रहे हैं, सभी को सम, तो सम मतलब समेशन। तो समेशन किसका समेशन, एफ ऑफ एक्स डेल एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से एक्स एफ तक। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, तो इसकी लिमिट क्या है, एक्स आई टू एक्स एफ। तो टोटल वर्क डन अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा किसके, समेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ ऑफ एक्स डेल एक्स। अब लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट थोड़ी चाहिए, हमें तो पूरा 100% वैल्यू चाहिए। तो 100% वैल्यू कब आएगी, जब ये यहाँ का ये इतना सा जो एरिया छूटा है वो भी कवर हो जाए, यहाँ का जो एरिया है वो भी कवर हो जाए। तो अगर उस एरिया को हमें कवर करना है, उस एरिया को अगर हमें कवर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको इतना छोटा कर दो, अप्रोक्सीमेट इक्वल कर दो किसके, ज़ीरो की। डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो, कि जो डेल एक्स है वो अगर अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के इक्वल हो जाए। अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के इक्वल मतलब ज़ीरो तो नहीं है लेकिन ज़ीरो के इक्वल है, मतलब 0.000000001 मीटर। तो अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के अगर इक्वल कर दे, तो ये जो स्ट्रिप है, ये जो रेक्टेंगल है, इसकी जो थिकनेस है वो बहुत छोटी हो जाएगी। थिकनेस इतनी छोटी हो जाएगी कि वो एक लाइन के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी। तो एक लाइन के अगर अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गई, तो ये जो यहाँ पर इतना एरिया छूट रहा है वो एरिया क्या हो जाएगा, कवर के। एक स्ट्रिप यहाँ पर है और दूसरी स्ट्रिप जो है या दूसरा रेक्टेंगल जो है वो बिल्कुल उससे टच होकर है। यहाँ पर जो तीसरा स्ट्रिप आएगा वो बिल्कुल उससे टच होकर आएगा। तो बिल्कुल इतने पास पास है कि ये जो ऊपर का एरिया जो छूट रहा है वो भी कवर हो जाएगा। अगर वो भी कवर हो गया तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन कब आया, जब हमने लिमिट लगा दी। क्या लिमिट लगाई, डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो। डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के इक्वल है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। तो समेशन एक्स आई टू एक्स एफ, क्या लिखा है यहाँ पर हमने, एफ ऑफ एक्स डेल एक्स। तो यहाँ पर अभी तक हम क्या लिख रहे थे कि जो टोटल वर्क डन है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल है, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इक्वल। इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि जब हमने डेल एक्स को अप्रोक्सीमेट ज़ीरो के इक्वल लिया तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। अब इस लिमिट एक्स डेल एक्स टेंस टू ज़ीरो समेशन x1 टू एक्स एफ, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ। कि इंटीग्रेशन का मीनिंग भी यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके बड़ी चीज़ निकाल लेना। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ ऑफ एक्स डेल एक्स। तो हमने ये पता कर लिया कि अगर हमारे पास क्या है, वेरिएबल फोर्स है, तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वो टोटल वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। या डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, बहुत इस एरिया को बहुत छोटा ले लिया, बहुत छोटा ले लिया। तो जब एरिया बहुत छोटा हो तो डेल एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। छोटे से एरिया को हम, छोटा अगर एरिया है तो डेल एक्स, और बहुत ही छोटा है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स से। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट को, बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स से। तो देखो अब जब हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे थे फोर्स, एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे थे पोजीशन। तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया है, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है, हमने क्या किया, इन सभी एरिया को ऐड कर दिया, सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दिया। तो इस कर्व के नीचे का जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया ही किसके इक्वल रहेगा, वर्क के इक्वल आ जाएगा। तो देखो हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया एक ग्राफ बनाया, उसमें एक्स एक्सिस पर पोजीशन को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पर
फोर्स को रिप्रेजेंट किया। फिर हमने कहा कि फोर्स वेरिएबल है तो ये कर्व बना दिया। अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन कितना किया इस वेरिएबल फोर्स ने, तो हमने उसमें से एक छोटा सा रेक्टेंगल लिया। उस छोटे से रेक्टेंगल का डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, कहा कि उस टाइम डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल एक्स, और जब डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क जो फोर्स था वो अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट था। तो अगर फोर्स अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट है और उस फोर्स को हमने कंसिडर कर लिया एफ एक्स, तो छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एक्स डेल एक्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके इक्वल है, इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, फोर्स, और ब्रेथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर दे, बहुत सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को अगर ऐड कर दे, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। और इसी को हम समेशन के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। फिर हमने तो ये क्या कहा कि अप्रोक्सीमेट वर्क डन आया। अप्रोक्सीमेट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा जो एरिया है वो छूट रहा है। तो अगर हम इन सभी छोटे छोटे एरिया को, अगर उन्हें भी हमें काउंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेक्टेंगल को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा, इसकी थिकनेस बहुत कम करनी पड़ेगी। रेक्टेंगल की थिकनेस कम करनी है, मतलब डेल एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल होना चाहिए किसके, जीरो के। जब डेल एक्स अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल होगा तो उसको डेल एक्स को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स से। तो तब हमने क्या कहा कि जब लिमिट, क्या लिमिट लगा दी कि डेल एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जीरो के, तो समेशन एक्स आई टू एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इस डेल एक्स की जगह हमने लिख दिया डी एक्स, और इसलिए यहाँ अप्रोक्सीमेट इक्वल की जगह इक्वल का साइन लगा दिया। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, इस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो समेशन एक्स आई टू एक्स एफ को ही हम और किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई टू एक्स एफ। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कर कर बड़ी चीज़ निकाल लेना। तो ये हमने लिख दिया। तो ये इसका मतलब अगर कभी हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स अगर हमें निकालना है, तो वेरिएबल फोर्स से अगर हमें वर्क डन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स आई टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम डिफाइनाइट इंटीग्रल की हेल्प से, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन। और ये जो वर्क डन है वही किसके इक्वल रहेगा, इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है उस एरिया के इक्वल। जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल रहेगा, इस कर्व के नीचे का जितना भी टोटल एरिया है उसके इक्वल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।